बस ये नेचुरल है। कंगा भी मुझे लगता है काफी ज्यादा 8-10 साल हो गए होंगे कंगा लगाता नहीं बालों में। तो वो पर ये शायद हेल्दी डाइट, हेल्दी स्लीप रूटीन्स का भी एक हाँ रिजल्ट हो है। सकता है। कितना सोते हो वैसे आप? रिकवरी के लिए तो सोना पड़ता है। दिन में अराउंड कम से कम 7 घंटा तो होना चाहिए, मतलब रात को, और थोड़ा बहुत दिन में 6-7 घंटे की, 6-6.5 घंटे भी रात को, या 7 घंटे रात को, और दिन में भी आधा घंटा, 1 घंटा भी मिल जाए तो बहुत है। क्योंकि ट्रेनिंग के बीच में वो रिकवरी टाइम जरूरी है। अगर किसी दिन आपको मोटिवेशन नहीं फील हो रही है तो आप क्या करते हो? मैं अगर ट्रेनिंग है तो मैं, अगर मुझे लग रहा है कि आज नहीं है तो मैं कुछ और करता हूँ मैं, क्योंकि मैं मानता हूँ स्पोर्ट एक पार्ट है लाइफ का, ये लाइफ नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि अब यार मैं आज सिर्फ खाते पीते हैं बस, कोच के साथ बैठूंगा अपने दोस्तों के साथ या कुछ भी, आज सिर्फ फ्री रहना है, कुछ करना ही नहीं है। वो भी जरूरी है। कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर कि यार हमको करना ही है ट्रेनिंग, यार करना ही है। वो आप दिल से अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलनी चाहिए वो काम करने में, और तभी उसका फायदा भी मिलेगा आपको। ऐसे आपके ऊपर प्रेशर होगा और आप जबरदस्ती करोगे, आपका शरीर टूटा हुआ है और आप फिर भी लगे रहो तो वो इंजरी के चांस है उसमें। तो मैं कोशिश करता हूँ कि यार चलो आज घूमने चलते हैं। मैं कोच को बोल देता हूँ कि नहीं आज नहीं है मूड, बस आज नहीं करेंगे। कोच भी, वो अच्छा टूनिंग बनी हुई है, फिजियो है मेरे कोच हैं, तो उनके साथ अच्छी टूनिंग बनी हुई है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है पुश मत कर खुद को, फिर ठीक है। चिल करने के लिए क्या करते हो? मतलब जब आप घूमने जाते हो कहाँ जाते हो? खाने खाते भी हैं, बस खाने में ध्यान रखना पड़ता है कि हेल्दी चीज ही खाएं, क्योंकि फिर ट्रेनिंग के टाइम, अगले ट्रेनिंग में निकलना है वो सब कुछ। फेम मिलने के बाद अपने स्टाइल के बारे में क्या सीखा है? फैशन और ये सब? फैशन के बारे में वही मैं बोलूँगा, मतलब कपड़े वगैरह, जूते वगैरह खरीदने का, स्नीकर्स लेने का, स्नीकर्स मैं काफ़ी लेता हूँ, लेकिन मुझे खरीदने का शौक है। मैं पता नहीं क्या है कि मैं डालता नहीं हूँ, ज़्यादा डाल नहीं पाता। मैं खरीदता हूँ और रख देता हूँ, शायद से आगे यादगार के तौर में कुछ खेलता हूँ कहीं पे, वो मैंने किट डाली है तो मैं रख लेता हूँ कि यार आगे उसके लिए। पर अभी जैसे कल भी मैं आया तो वो कैमरा के साथ खड़े थे, पता नहीं, मुझे तो आदत नहीं है। अब जो बॉलीवुड से आते हैं तो वो तो पूरा कैमरा घुमा, उनको आदत हो गया उस लाइफ की। पर मैं ऐसे ही निकल गया, मैंने जोगर डाला था, मैं परसों कहीं पे गया था, तो वैसे ही मैं सुबह घर से उठा तो वही पैंट मैंने दोबारा डाल के मैं आ गया। मैं जस्ट ऐसे बोल ही रहा था जो भाई साथ में थे मेरे कि यार मैं देखो ऐसे कपड़े डाल के आ गया, थोड़ा एयरपोर्ट वगैरह पे थोड़ा ठीक से डाल के आने, थोड़ा आगे ही वो फिर कैमरे वाले स्टार्ट हो गए फोटो खींचने। तो वो थोड़ा सा कोशिश करते हैं कभी कभी, लेकिन मुझे सीखना है थोड़ा। ओके। नीरज चोपड़ा की ड्रीम वाइफ कैसी होगी? सोचता नहीं, बस देखो भगवान, बस वही है कि शायद से बस ओरिजिनल हो, वही कि जैसे है वैसे अच्छे से वो हो। क्योंकि एक सिर्फ दिखाने के लिए ये हो कि मैं मेरे साथ अच्छी है, या फिर वो चीज़ नहीं, मतलब एक ओरिजिनलिटी हो तो अच्छा रहेगा। फेमस गाय प्रॉब्लम्स लेट्स सी, देखते हैं। मतलब वही है कि बस ओरिजिनल हो और बढ़िया लगेगा, फिर अच्छे से चलेगा सब कुछ। भले ही चाहिए नहीं कि भाई बहुत ज्यादा फेमस या नाम फेम हो, ठीक ठाक भी है तो, पर ऐसे होना चाहिए कि भाई हाँ फैमिली के साथ अच्छे होने चाहिए। हाँ। अब सिंगल हो? अभी तक तो हाँ। ओके। और नीरज चोपड़ा का सबसे मनपसंद जैकेट और मनपसंद जूते कौन से हैं? मनपसंद जैकेट मुझे वो पफर जैकेट होती है ना, थोड़ी मोटी मोटी सी, सर्दी में डालते हैं जो, तो वो काफी अच्छी लगती है। और मनपसंद जूते अपने जेवलिन के शूज बहुत ज्यादा पसंद है। उनमें कीले होती है, वो मैं ऐसे डाल के नहीं घूम सकता, और वो बहुत अच्छे लगते हैं। ओके। तो ये था नीरज भाई हमारा आजियो प्रेजेंट्स कीप इट कैजुअल राउंड। थैंक यू। आपको जाना मैंने इसके थ्रू यार, आप फैमिली ओरिएंटेड हो बहुत। आप वही है जो मतलब क्योंकि क्या हुआ कि जो अपने आप ही इतने उससे आते हैं ना, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फैमिली से उठा, गांव से निकला, बहुत सारे दोस्त भी मिले, बहुत हमारे बारे में ऐसे बोलने वाले कि इससे कुछ नहीं होगा वो भी मिले, बहुत सपोर्टिव लोग भी मिले, तो सब चले गए। मतलब बहुत ही कम लोग हैं जो हमारे साथ टिक पाए या फिर समझ पाए हमको। फैमिली से ही है जो हमको आज तक वैसा ही देखते हैं जैसे हम हैं, और हम उनके साथ वैसे ही रह सकते हैं। तो वही इसीलिए मैं ज़्यादा मतलब कोशिश करता हूँ कि फैमिली के साथ जितना वैसे रह सकें। आपके पेरेंट्स ने कभी आपको कुछ ऐसी बात बोली है जिसकी वजह से आपको बहुत फायदे मिले आपके करियर में? पेरेंट्स तो मतलब हमारी एक बात बताऊंगा, मेरी जॉइंट फैमिली है।
हम अराउंड 18-19 लोग हैं घर में, मतलब सभी बच्चे, मेरे कजन सभी मिला के, मेरे दादाजी हैं, तो सभी साथ में रहते हैं। और मेरे माँ और पापा को तो ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ स्टेडियम में कहाँ पे जा रहा हूँ। छोटे अंकल हैं, उनको बहुत ज़्यादा शौक था, उनके काफ़ी करीब था मैं, तो वही मुझे सपोर्ट करते थे कि यार वो मुझे स्टेडियम में लेके गए। ये कॉलेज की बातें कर रहा हूँ? ये स्कूल, मतलब काफ़ी टाइम पहले स्कूल में था, उस टाइम छोटा था, तो उनके काफ़ी उसमें रहा। और स्पोर्ट किया उन्होंने, कभी भी फैमिली की सबसे अच्छी बात लगी कि उन्होंने कभी भी मुझे प्रेशराइज नहीं किया कि यार तू मेडल जीत, तू ये कर, बस मुझे टाइम दिया। और उन्होंने काफ़ी जल्दी समझ लिया था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मेरे मन को शायद समझ लिया कि ये दिल से मेहनत कर रहा है, ये आज नहीं भले ही कुछ साल लग जाएंगे लेकिन ठीक चल रहा है ये, तो उन्होंने मुझे पूरा टाइम दिया। और आज मैं अभी सोचता हूँ तो आज भी फैमिली वाले ये बोलते हैं कि भाई तू ऐसे ही लगा रहो। वो कभी मुझे नहीं बोलते कि ये कर वो कर वो कर, वो बोलते हैं कि अब तू अपने आप ही समझ गया जो कि अपने आप ही तूने इतनी मेहनत करके सब कुछ किया है, बस हमारी जहाँ भी जरूरत लगे वो बताता रहा अगर। वो हमेशा ही बड़ी अच्छी सपोर्ट करते हैं। आपको पड़ती है ज़रूरत? किसको नहीं ज़रूरत पड़ती, मतलब आप बात करने में भी ये मान लो एक तरह की पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, घर पे बात कर ली। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पॉडकास्टिंग करने के बाद आपके साथ कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग हो। तो मेंटली स्ट्रांग तो है, लेकिन शायद से एक इंसान भले ही अकेला आया है, अकेला जाना है, लेकिन शायद से आपके कोई करीबी हैं तो उनके साथ भी ज़रूरी है, मतलब फैमिली के साथ फैमिली को टाइम देना, क्योंकि उन्होंने ही, उनकी वजह से ही है दुनिया में, तो सब ज़रूरी है। मेडल जीतने के बाद आप रोए? नहीं, मुझे लग रहा था कि मैं रोऊंगा, मैं रो पड़ूं, लेकिन रोया नहीं यार, पता नहीं, देखते हैं, शायद से कुछ स्पेशली मेडल होगा जहाँ पे मैं रोऊंगा। बट क्या महसूस हो रहा था जब आप पोडियम पर खड़े थे? बस यही महसूस हो रहा था कि यार कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है मेरे स्पोर्ट का, क्योंकि ओलंपिक, मेरे स्पोर्ट का ओलंपिक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, और वहाँ पे अपना नेशनल एंथम में बजवा पाया। एथलेटिक्स ट्रैक में मतलब जितने भी लोग थे सभी खड़े होते हैं, भले ही कम लोग थे पर सभी लोग खड़े थे, रिस्पेक्ट दे रहे थे हमारे नेशनल एंथम को। खुद के बारे में क्या महसूस हो रहा था? खुद के बारे में वही लग रहा था कि यार कुछ किया है नीरज ने। हाँ, कुछ तो, गले में गोल्ड था और ऐसे फील हो रहा था बहुत ही कि यार कुछ तो किया। पूरी जर्नी थोड़ी हजारों लाखों थॉट्स थे कुछ देर के लिए कि यार वो मेहनत ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे बचपना गुजरा है, गांव से बिलोंग करता हूँ, हर चीज़ छोटी याद आ रही थी कि यार कैसी जर्नी से निकल के यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो मज़ा आता है सोचने में। फिर गाँव की खासियत क्या होती है? गाँव की खासियत होती है कि आप देखोगे बड़े ही सिंपल आदमी होते हैं, बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, छल कपट नहीं है। हाँ, कुछ नहीं, छल कपट वाले भी सब जगह मिल जाएंगे लेकिन कम मिलते हैं वहाँ पे, सिंपल होते हैं बिल्कुल ही। हाँ। हरियाणा से इतने एथलीट्स कैसे निकल कर आते हैं भाई? मतलब हर स्पोर्ट में एथलीट्स होता है। कुछ तो है, कुछ तो मतलब एक जिद्दीपना लगा लो, या फिर एक वहाँ का ट्रेडिशन बन गया स्पोर्ट। आप सुबह 4-5 बजे भी ऐसे गांव से निकलोगे तो सड़क पे आपको बड़े बच्चे भागते हुए नजर आएंगे, तो वो एक पैशन है स्पोर्ट के प्रति। वो चाहे ग्राउंड नहीं है, मेरे गांव में कोई ग्राउंड नहीं था, हम फिर भी सड़क पे दौड़ लगाते थे, तो वो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ है कि आप वो फैसिलिटी ही नहीं मांगते कि यार हमको ये भी चाहिए, जिसको करना है निकलता रहेगा करते करते, कहीं स्टेडियम में भी जाएगा, फिर और अच्छी जगह पे प्लेटफॉर्म मिलेंगे, पर करो आप, बस मेहनत करो। मुझे लगता है कि वहाँ स्पोर्ट्स का एक अच्छा सिस्टम बनाया गया है। सिस्टम भी है, और अभी तो गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है, धीरे धीरे स्टेडियम्स बन रहे हैं जी। और वही है, खान पान भी है एक बहुत ही जरूरी, खान पान बहुत एक बड़ी होता है। हाँ बताइए। खाना पीना क्या है कि वही है, सभी अगर में अपने भैंस होती है तो दूध, घी, पनीर, दही सब कुछ, और अपना क्योंकि हरियाणा है तो वही हरियाली, अपना खेत होते हैं सभी के लगभग गांव में तो, और ज़्यादातर खिलाड़ी आप देखो गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो अपने खुद की सब्जी या खाना पीना अपना खुद का होता है, ऑर्गेनिक टाइप में ज़्यादा, तो वो अच्छा खाना पीना तो घर पे फोर्स करते हैं वहाँ पे हरियाणा पंजाब में कि खाओ और खाओ और खाओ, और खाना और मेहनत का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो फिर अपने आप ही हो जाता है। आप वेज हो? नहीं, मैंने नॉन वेज स्टार्ट कर दिया था क्योंकि एथलीट्स को खाना पड़ता है, बाहर नहीं मिलता वेज, बहुत मुश्किल होती है। मैं वेज ही था, लेकिन एक बार मेरा 7-8 किलो वेट ऐसे टूटने लग गया था, काफ़ी मेहनत तो उतनी चल रही थी, डाइट कम थी, तो ऐसे सूखता आ गया था। तो साथ वाले बोले कि नहीं यार भाई तू कुछ स्टार्ट कर ले, कुछ थोड़ा बहुत खा ले, ये चीज़ें ज़रूरी हैं जी।
मैं बाहर ऑप्शन नहीं मिलते। ये डेफिनेटली मानता हूँ, मैं खुद वेज हूँ, वेज बन चुका हूँ और एज 25 तक नॉन वेज खाया था, अब बाय चॉइस वेज बन चुका हूँ, पर डेफिनेटली बॉडी अफेक्ट हुई है, स्ट्रेंथ लेवल्स अफेक्ट हुए। मैं भी स्पोर्ट तक तो मैं वही सोच रहा हूँ कि स्पोर्ट्स जब तक चल रहा है कि करम ही धर्म है जी, बाकी उसके बाद में मेरा भी यही है कि यार नॉन वेज वगैरह से दूर, लेकिन जब तक मैं स्पोर्ट कर रहा हूँ तब तक मैं, जब मेहनत के लिए कुछ भी करना पड़ेगा तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार उन चीज़ों को कंटिन्यू रखें। जी, डाइट के बारे में कुछ बताइए, क्या खाते हो आप? डाइट के बारे में मुझे नॉन वेज में बहुत ज़्यादा, मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत नॉन वेजिटेरियन हूँ, कभी कभी चिकन या फिश या अंडे, बस इतना ही है, बहुत ज़्यादा चीज़ मैं नहीं खाता। ज़्यादातर फिर अपना पनीर या इनसे पूरा करता हूँ। मुझे नॉर्मल सैलेड में टोफू या ये चीज़ें और सभी तरह की सब्जियाँ उसमें डाल लेता हूँ, चावल और कुछ फ्रूट्स, तो कर्ड दही वगैरह ये बहुत ज़्यादा खाना पसंद है। और बाकी का कुछ सप्लीमेंट ले लेते हैं अगर लगे कि भाई विटामिन डी का सप्लीमेंट चाहिए या फिर विटामिन सी चाहिए हमको, प्रोटीन चाहिए, इस प्रोटीन शेक थोड़ा, क्योंकि डाइट से आप बहुत ज़्यादा खा के, क्योंकि ट्रेनिंग भी करनी होती है, बहुत ज़्यादा पेट नहीं भर सकते, तो हर चीज़ का कोशिश करते हैं कि वो बैलेंस सा बना रहे। प्रोटीन शेक पीते हो? हाँ, दिन के 1 या 2, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 1 या 2 स्कूप, एक ज़्यादातर 1 या फिर 2 टाइम हैवी ट्रेनिंग हो 2। ओके। और कोई सप्लीमेंट्स लेते हो आप, क्रिएटिन टाइप्स? क्रिएटिन इतना ज़्यादा नहीं, पर विटामिन सी, विटामिन डी वगैरह, और जॉइंट्स के लिए जी कुछ फिश ऑयल वगैरह, ताकि जॉइंट्स थोड़े वो रहें, और यही है मतलब जो एक बेसिक नीड होती है। ओके। वो हाँ। थोड़ा सा वेट ट्रेनिंग के बारे में बात करना चाहूँगा। वेट ट्रेनिंग तो हमारी टेक्निक इतनी सही नहीं होती, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा स्ट्रोंग हो सकूँ मैं और स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ा सकूँ, तो वेट ट्रेनिंग हम काफ़ी करते हैं। क्लीन, जर्क, स्नैच, स्क्वाट। हमारी एक एक्सरसाइज होती है पुल ओवर, हम ऐसे बेंच पे लेट के हम पूरा अपना ये शोल्डर स्ट्रेच करते हैं पीछे और फिर वेट को वापस खींचते हैं। तो हमारी जो जेवलिन की मसल्स हैं, ये हमारी जो जेवलिन की स्पेसिफिक एक्सरसाइज है सबसे ज़्यादा। तो आप कभी अभी आप जिम में होगे तो आप एक बेंच पे लेट के पूरा, कम से कम इतनी हाइट होनी चाहिए बेंच की, कुछ नीचे बॉक्स रख के अब जस्ट ट्राई करना। तो मैंने अराउंड 95-100 kg तक मैंने उसको पुल किया हुआ है, तो आप एक बार ट्राई करना, वो काफ़ी डिफिकल्ट और जो वो एक्सरसाइज है, तो वो है जो जेवलिन की स्पेसिफिक एक्सरसाइज है। मतलब जो जेवलिन की मूवमेंट होती है वो जिम में करो एकदम भारी वेट के साथ। हाँ, मतलब स्टार्टिंग लाइट से करते हैं, धीरे धीरे भारी भारी करके, क्योंकि वो क्या कि फ्लेक्सिबल भी बनाती है और उस मसल्स में जो जहाँ से हम वो करते हैं यहाँ पे एल्बो, स्ट्रेंथ भी आती है। जैसे कि कहा जाता है ना फिजिक्स में, पावर इज इक्वल टू स्पीड इनटू स्ट्रेंथ, तो यहाँ आप स्ट्रेंथ का काम कर रहे हो। हाँ, स्ट्रेंथ भी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों साथ में। शायद फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से स्पीड ज्यादा बढ़ती है, आई डोंट नो। उस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आप लंबी, मतलब और ज्यादा आपको जगह मिल जाएगी फेंकने की जी। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी तो आप पहले ही एक शॉर्ट मूवमेंट हो जाएगा, यहीं पे जेवलिन आ जाएगी और फिर आपको छोटी सी उसमें फेंकना पड़ेगा। हाँ, वो है कि वो इसमें हमको टाइम मिल जाता है फ्लेक्सिबिलिटी से, तो हमको पूरा फ्लेक्सिबिलिटी पूरा पीछे तक रखती है शोल्डर को, और हमारा ब्लॉकिंग लेग जब लगता है तो पूरा फिर सिर्फ हाथ का काम रह जाता है जी। फिर जितना हम जोर से फेंक सकते हैं, तो ये पूरा 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 टाइम लेता है, और फिर लास्ट में जाके एक रबड़ की तरह, जैसे रबड़ को हम उंगली को ऐसे छोड़ते हैं ना जी जी जी, तो उस तरह से वो फिर ऐसे फेंकता है। ये पैर है जो ब्रेक मारता है और फिर पीछे से बहुत ज्यादा स्पीड में ये हाथ थ्रो करता है और ऐसे हवा सी निकलती है हाथ से, तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा। जब आप थ्रो कर रहे होते हो, दिमाग में क्या चल रहा होता है थ्रो के वक्त? ट्रेनिंग में तो यही चल रहा होता है जो कोच बताता है कि यार तेरा ब्लॉकिंग लेग थोड़ा मुड़ गया, या तूने पहले एल्बो को ऐसे मोड़ लिया, या फिर बहुत ज़्यादा टेक्निक है। मतलब मैं घुसा नहीं इस चीज़ में, मैं जानबूझ के नहीं घुसा कि भाई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक साइंस में घुस जाऊँ। मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देसीपना भी रहना चाहिए सही बताऊँ तो, पर बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। मेरा कोच है जो बायोमैकेनिक एक्सपर्ट है, और वो छोटी छोटी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको, मतलब हमारे एंकल से लेके या पूरी नी, ग्लूट्स और बैक, शोल्डर, एल्बो, सब जगह, मतलब एक एक चीज़ है जो थोड़ी सी भी गलत होगी तो गड़बड़ कर देती है। लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपना वैसी कोशिश करता हूँ कि अच्छी रहे टेक्निक, लेकिन अपना वैसे फेंकता है देसी तरीके से कि यार बस कंपटीशन में तो बस जोर ही लगाना है, पहले ही कर लो जितनी टेक्निक करनी है, कि वो माइंड मसल कनेक्शन भी बन जाती है। हाँ, क्या कहते हैं उसको, मतलब ऑटोमेटिक बन जाती है आपकी बॉडी। हाँ, बस वो वो एक कर करके वो काम कर करके वो वहां पे फिर आपको बस जोर लगाना है। पर आपके दिमाग में आपको क्या दिख रहा होता है
उस टाइम पे तो बस यही दिख रहा होता है कि बस जेवलिन हाथ में है और फेंकनी है बस, और कुछ नहीं। पावर, जितना जोर से फेंक सको बस। गुस्सा भी होता है, एग्रेसिव होता हूँ मैं कंपटीशन के टाइम पे, मतलब फोकस के साथ। ऐसा नहीं कि भाई बस पागलपंती है, बस फोकस भी होता है बहुत ज्यादा, लेकिन मैं एग्रेसिव तरीके से खेलता हूँ। थोड़ा अग्रेशन फील होती है तब। okay. इस अग्रेशन को कंट्रोल करना भी आपने कहीं से सीखा था? नहीं, वो आ गया जब, वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि वैसे भी गुस्सा आ रहा है किसी बात पे, अपना ग्राउंड पे निकाल दो पूरा। ग्राउंड पे जाते हैं, वो पूरा गुस्सा ठंडा करके आते हैं हम। क्योंकि आपको किस बात पर गुस्सा आता है नीरज भाई? कुछ भी बातें होती हैं, मतलब वैसे ही कुछ बात होगी, किसी इंसान ने ऐसी बात बोल दी, फील हो जाती है कभी कभी, अच्छा नहीं लगता यार। कि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी का बुरा चाहते नहीं है, लेकिन अगला ऐसा फील कराता है कि जैसे यार ये क्या बोल दिया मैंने, तो वो खुद में ऐसा लगता है कि यार कुछ सच में गलत तो नहीं हो गया। तो वो सोच सोच के मैं एक बात को काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना लेता हूँ अपने माइंड में। पर जैसे ही मैं ग्राउंड पे, मेरे लिए सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन है मेरी ट्रेनिंग। कितना भी कुछ है मेरे माइंड में, जब मैं ग्राउंड पे होता हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे फ़ोन की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं पूरा 100% अपना वहीं पे लगाता हूँ और मुझे बड़ा पॉजिटिव रहता हूँ, पता नहीं क्यों मैं उस टाइम पे। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरी लाइफ में, हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनने में। ओके, अब हम मेंटल फिटनेस के बारे में बातें करेंगे। तो आपने कहा कि एक्चुअली ओलंपिक्स में जो लोग मेडल्स जीतते हैं फिजिकली टेक्निकली शायद सब एक जैसे हैं, पर जो मेडल्स जीतते हैं उनमें वो मेंटल फिटनेस का एक एज होता है। मतलब क्या? मतलब यही है कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आपको कुछ लोग हैं जो हेल्प भी लेते हैं, और मैं मानता हूँ कि भाई बिल्कुल आपको हेल्प लेनी चाहिए साइकोलॉजिस्ट की, या किसी को भी महसूस हो रहा है तो। कुछ एथलीट्स होते हैं जो ग्राउंड पे बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में बस टाइट हो जाते हैं, मतलब वो कर नहीं पाते जो ट्रेनिंग में करते हैं। वो बहुत हैं ऐसे, पर वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यार, या तो वो बहुत ज़्यादा खुद से एक्सपेक्टेशन करते हैं कि यार मुझे ये करके ही जाना है यहाँ से। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने गेम को, अपने स्पोर्ट को एंजॉय करो। खेल रहे हो आप, ऐसा बनाओ कि आप खेल भी रहे हो और आप अच्छा भी कर रहे हो और आपको अच्छा फील हो रहा है। आप उस मोमेंट को एंजॉय करो। मुश्किल है करना, लेकिन इतना ज़्यादा अपना फोकस ले आओ, इतना ज़्यादा, मतलब मुझे सच बताऊं तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि मैं उस चीज़ को बढ़ाऊं। मैं ग्राउंड पे एंट्री करता हूं, मैंने ओलंपिक ग्राउंड पे एंट्री की तो मैं ऐसा लगा कि जैसे ये गेट है, अलग ही दुनिया में घुस गया। ऐसे दिखा पूरा इतना बड़ा स्टेडियम, पूरा फोकस एकदम। लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो तब? कुछ ऐसा होता है, पूरे स्टेडियम में लोगों से भरा होता है स्टेडियम, कई बार क्या पता कितने हजारों 70-80 हज़ार लोग होते हैं वहाँ पे, लेकिन रनवे पे खड़े हैं, दुनिया चिल्ला रही है, तालियां मार रही है, कुछ भी कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ पे, ऐसा लगता है जैसे कुछ सुन ही नहीं रहा। वो इतना जबरदस्त, एक आधी बार तो इतना ज़्यादा जबरदस्त फोकस होता है, और वो हर थ्रो में बढ़ता ही जाता है। मतलब 6 थ्रो मिलती है हमको फाइनल में, अगर हम बेस्ट 8 तक पहुँचते हैं तो वो बढ़ता ही जाता है, बहुत अंदर तक हम घुस जाते हैं, बड़ा डीप उस चीज़ को महसूस करते हैं, उस मोमेंट को। इसे कुछ लोग फ्लो स्टेट कहते हैं कि आपकी बॉडी शायद यूनिवर्स कंट्रोल कर रही है उस मोमेंट में। आप ये मानते हो कि कोई हायर एनर्जी? कुछ भी हो सकता है, मतलब यूनिवर्स के बारे में कुछ भी आज तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा, इतना सा ही पता लगा पाए हैं इंसान। बहुत कुछ हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है इस दुनिया में, मैं तो ये मानता हूँ। अगर किसी ने आपको मतलब ओलंपिक कमीशन का हेड बना दिया और आपको ये कहा कि यार और गोल्ड मेडल लाने भारत के लिए, तो आप क्या चेंजेस लाओगे? सबसे पहले तो वही है कि ग्राउंड्स होंगे। सबसे पहली बात, हमको ग्राउंड्स नहीं मिलते गांव जैसी जगह पे, ग्राउंड स्टेडियम्स होंगे, एटलीस्ट 1 या 2 कोच होंगे स्पोर्ट उस गेम में। ये बहुत, मतलब ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है अगर हम अच्छे से हर चीज़ प्लान हो तो। मान लिया हमारा देश बहुत बड़ा है और हमारे अलग अलग बड़े बड़े स्टेट हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बहुत छोटे छोटे गांव हैं। कई गांव के बीच में ऐसा एक जगह है कि भाई यहाँ पे स्टेडियम बनेगा, इतने गांव के यहाँ पे बच्चे ट्रेनिंग कर सकते हैं। और एटलीस्ट एक स्टेट में कुछ तो स्पेशल ऐसा हो कि मल्टीपर्पज़ कुछ ऐसा कि सभी स्पोर्ट। और खासकर मैं बोलना चाहूँगा कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ में भी ये, हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज में अच्छे स्टेडियम, अच्छे ट्रैक और हर तरह का स्पोर्ट होना चाहिए। तो ताकि जितने ज़्यादा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती अपने यहाँ पे, ट्रेनिंग के लिए जगह नहीं मिल पाती, कोच नहीं मिल पाते बच्चों को, तो कईयों के सपने दबे दबाए रह जाते हैं। हमारा ऑनर है, पूरी टीम का ऑनर है
कि आप यहाँ हमारे ऑफिस में आकर आपने हमसे इतनी सारी बातें करी, लोगों को इतना कुछ सिखाया। 2 चीज़ें कहना चाहूँगा आपसे। पहली चीज़, जितना भी ग्रैटिट्यूड फील हो रहा है, जितने भी थैंक यूज़ फील हो रहे हैं, वो मैं आपको कन्वे करना चाहूँगा। जो आपने Thank देश you. के लिए किया है बहुत बड़ी चीज़ है। आपने एक पूरे जनरेशन को इंस्पिरेशन दिया। थैंक यू भाई। जितने भी लोगों को ओलंपिक्स में जाकर मेडल्स जीतने, आपका चेहरा अब उनके दिमाग में, उनके दिल में है। तो बहुत बड़ी चीज़ करी है आपने। थैंक यू। और ये सब करने के बाद भी जितनी ह्यूमिलिटी आपके दिल में, ये बहुत कम लोगों में होती है। थैंक यू तो भाई। डेफिनेटली आप जैसे कहते हैं भगवान का बंदा, आप भगवान के बंदे हो। थैंक यू सो मच भाई, तो- बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सेम ब्रो। और जाने से पहले आपके लिए एक गिफ्ट है। अरे ये हमारी पूरी टीम की तरफ से और आजियो की तरफ से आपके लिए। Thank you. एंजॉय करो। थैंक यू थोड़े सो से- मच। थोड़े से चॉकलेट्स है इसमें, Okay. थोड़ा भारी है भाई। सही है, कोई बात नहीं, काफी भारी वेट उठाते हैं हम ट्रेनिंग में। तो थैंक यू। भले ही मैं ट्राई जरूर करूंगा थोड़ा बहुत, लेकिन कि अभी ट्रेनिंग पूरी दबा के चल रही है, कोई ना, पर काफी लोगों के मुंह मिठे कराऊंगा इससे। अरे ब्रो thank you भाई। अगर चाहिए आप नीचे रख जी, सकते it's हो। okay, thank you भाई। बस ये कहना चाहूँगा फिर से थैंक यू। और इस बॉक्स के अंदर सिर्फ हमारे थैंक यूज और हमारे चॉकलेट्स नहीं है, बहुत प्यार भी है आपके लिए। Thank you और भाई। बहुत दुआ है कि आप हमारे देश के लिए और भी बहुत कुछ करें, Thank मेडल्स you so जीते। much भाई। एंड आई होप, ये मेरे दिल से प्रार्थना है कि आपके करियर के खत्म होने के बाद आप सच में ओलंपिक कमीशन के कुछ हेड बन जाए इंडिया के, और भी ज्यादा मेडल्स लाए हमारे देश। थैंक यू भाई, पूरी Thank you कोशिश भाई। करूंगा पूरी। गॉड ब्लेस यू। Thank you। थैंक यू। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। शायद यही मेरी करियर की एक ब्लेसिंग है कि इन सुपर अचीवर्स से मिलने का, इनसे बात करने का एक मौका मिल जाता है मुझे। यार, ये एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। बहुत सारे लोग सिर्फ ओलंपिक्स में compete करने का एक ख्वाब रखते हैं अपने दिल में। इन्होंने वहां जाकर एक ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है। आप ही सोचो कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और आप यही सोचो कि ये मेरे लिए कितना बड़ा एक्सपीरियंस है कि मुझे इस तरह के दिमाग, इस तरह के दिल से सीखने का एक मौका मिल जाता है। और तो और इस नॉलेज को आपके साथ मुझे शेयर करने का एक मौका मिल जाता है। यार, दिस इज अ ड्रीम जॉब फॉर मी। बहुत बढ़िया एपिसोड आने वाला है आगे के 4 हफ्तों में। प्लीज सपोर्ट करते रहिए। इन ऑर्डर टू अचीव इट इन स्टाइल, TRS से सीखते रहिए। और अगर आपको ऐसी ही लुक चाहिए खुद के लिए, आजियो ऐप डाउनलोड कीजिए। दिस लुक स्टाइल्ड बाय आजियो। जाकर शॉप कीजिए और स्टाइलिश बनते जाइए। TRS विल बी बैक वेरी वेरी सून।